पॉलिटिकल टूरिज्म के, वहाँ नहीं जाएंगे हमारे खासदार लोग। कुछ डर है कोई इस बात का कि बगावत हो सकती है? कुछ पार्टी की तरफ से कोई कोशिश हो रही है कि उनको प्रॉपर ब्रीफ किया जाए, पार्टी से कैसे? शिवसेना में डरना मना है, जो होगा वो देखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संजय राउत की। महाराष्ट्र में जिस तरह से संजय राउत का जो एक लुक था वो देखने को मिला। संजय राउत का स्ट्रॉन्ग नेता है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है संजय राउत। उसी बीच शिवसेना जो है, सरकार शिवसेना की अब नहीं रही है, अब वहां पर एकनाथ शिंदे की सरकार आ गई है। और उस बीच संजय राउत के बोल जो है वो अभी भी कम नहीं हुए। संजय राउत लगातार आरोप लगा रहे हैं, इससे पहले भी लगाए। संजय राउत ने यह भी मान लिया कि एकनाथ शिंदे अब जो सच्चे शिव सैनिक थे वो शिव सैनिक ही नहीं है। आपको बता दें, बगावत के बाद भी संजय राउत एकनाथ शिंदे को लेकर दावा करते थे कि ये सच्चे शिव सैनिक है, ये बगावत नहीं करेंगे। लेकिन जब बगावत मिली तो सब दिल टूट गया। इसी के बाद आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने भी एकनाथ शिंदे को शिव सैनिक से अलग कर दिया है। उनका उस शिव सैनिक पर जो हक था कि एक शिव सैनिक है, और अब उससे भी अलग कर दिया है। इसी के साथ संजय राउत के बड़े आरोप एकनाथ शिंदे को लेकर लगे हैं। उनका ये कहना है कि मुझे भी गुवाहाटी जाने के लिए ऑफर आया था। जिस तरह से उन विधायकों के पास ऑफर आया था, शिवसेना के विधायकों के पास ऑफर था, एकनाथ शिंदे ने उन्हें ऑफर करके उनसे बगावत करवाई, खुद भी बगावत की शिवसेना के साथ। तो उसी बगावत के लिए संजय राउत पर भी ऑफर आया। संजय राउत ने ये बताया, इस बात का खुलासा किया कि मेरे पास ऑफर आया लेकिन मैं नहीं गया। उसका कारण भी संजय राउत ने बताया। संजय राउत का कारण यही था कि मैं एक सच्चा शिव सैनिक हूं, मैं बाबा बाला साहेब को मानता हूं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा तो मैं ऐसा निर्णय क्यों लूं। मैं एक सच्चा शिव सैनिक हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों डरूं। मतलब ये कारण उन्होंने बताया, और इस तरह से उन्होंने बगावत नहीं की। मतलब बगावत करने का ऑफर उन पर भी पहुंचा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर संजय राउत पर पहले ही ऑफर आ गया था तो उन्होंने इस बात को मीडिया के सामने क्यों नहीं कहा। लगातार बगावत की बात कर रहे हैं, उनके पास कितने सैनिक हैं इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात उन्होंने क्यों नहीं की कि उनके पास ऑफर आया। और अब जब एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई है, अब क्यों ऐसे आरोप आप लगा रहे हैं, और इन आरोपों का अब क्या मतलब है। इसी के साथ ईडी के समन को लेकर भी संजय राउत ने बात की। संजय राउत का कहना है कि जिस तरह से ईडी का समन आया, जिस तरह से मेरे पास ईडी ने समन भेजा, वहां मुझे पेश होना था, एक सच्चे अच्छे नागरिक होने के नाते मैं वहां पर पहुंचा। जो तारीख दी थी उसी तारीख पर मैं वहां पहुंचा। 10 घंटे मेरे साथ मुलाकात हुई, मेरे से बातचीत हुई, मुझसे सवाल पूछे गए, और उसके बाद जब भी मुझे बुलाएंगे मैं वहां पहुंचूंगा, क्योंकि मैं इन नियमों का पालन करता हूं, आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। मुझे जब भी बुलाया जाएगा मैं वहां पहुंचूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिस तरह से अब संजय राउत भी फंसे हुए हैं, संजय राउत पर लगातार ईडी के जो है समन आ रहे हैं, और ईडी का शिकंजा संजय राउत पर लगातार चल रहा है। उसी बीच संजय राउत भी स्ट्रांग बनकर उसका सामना कर रहे हैं। इस बार संजय राउत को बचाने के लिए कोई नहीं है, लेकिन संजय राउत अपने दिल को समझाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ऐसे अपडेट्स आपके बीच लाते रहेंगे, उसके लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। पूछताछ की ईडी ने, क्या दोबारा बुलाया गया है और किस मामले में पूरी बात ऐसी है कि इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते, ये मेरा कर्तव्य बनता है, जब देश की कोई भी जांच एजेंसी हमें बुलाती है तो हमको उनके समक्ष जाकर बयान देना चाहिए। उनके मन में जो सवाल है उस बारे में बात करनी चाहिए। मुझे बुलाया गया, चाहे लोगों के मन में कुछ और शंका है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर से हुआ है या और कुछ हुआ है, महाराष्ट्र में जो चल रहा है राजनीतिक उथल पुथल उसके लिए हुआ है। मैं कहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। उनके मन में शंका थी, टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये टाइमिंग यही क्यों चुना है। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे वो लोग पेश आए, सब अधिकारी, और मैं भी उनके साथ 10 घंटे तक रहा, बाहर आया। जो उनको जानकारी चाहिए थी, उनके मन में जो प्रश्न थे, मैंने सभी का उत्तर दिया है। अगर उनको मैंने कहा कि अगर आपको वापस मैं लगता है कि आना चाहिए तो आप जरूर मुझे बुलाइए, मैं आ जाऊंगा। क्या पत्रावाला चाल मामले को ही लेकर पूछताछ हुई या कोई और विषय? देखिए, जो अंदर की बात होती है वो बाहर आना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो सब विषय उससे मेरा कोई संबंध नहीं। मेरा कोई संबंध, कोई एलिगेशंस करता है बाहर से और उसके ऊपर हमें बुलाया जाता है,
ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एजेंसी को लगता है कि उस बारे में पूछताछ होनी चाहिए तो होनी चाहिए। सर एक कभी खबर आज आ रही 12 से 14 सांसद जो हैं वो सिंधे ग्रुप के संपर्क में। कल उद्धव साहब ने एक बैठक की थी जिसमें 15 सांसद उपस्थित थे, 3 सांसद जो है वो गैर हाजिर थे। तो क्या वाकई में देखो 3 में से तो एक तो उनका बेटा ही है, ऐसा मुझे लगता है। मैं नहीं था कल की मीटिंग में, और 1-2 हो सकते हैं, क्या कारण मुझे मालूम नहीं, मैं भी नहीं था, मैं बहुत ही दूसरे काम में बिजी रहा कल 10 घंटे तक। मेरी बात हो गई पार्टी चीफ उद्धव जी से इस बारे में। अगर किसी के मन में कोई नई भावना आती है तो पार्टी चीफ से बात कर सकते हैं, भाग कर नहीं जा सकते ना। जैसे अब गुवाहाटी या ये सब जो डेस्टिनेशन बनाए हैं पॉलिटिकल टूरिज्म के, वहाँ नहीं जाएंगे हमारे खासदार लोग। कुछ डर है कोई इस बात का कि बगावत हो सकती है? कुछ पार्टी की तरफ से कोई कोशिश हो रही है कि उनको प्रॉपर ब्रीफ किया जाए, पार्टी से कैसे? शिवसेना में डरना मना है, जो होगा वो देखा जाएगा। सर नुपुर शर्मा को भी सुप्रीम कोर्ट ने कल फटकार लगाई है, क्या कहना चाहिए? न्यायालय का निर्णय। कोणी सांगितलं? एक चर्चा आहे की तुम्हीच ईडीला जास्त प्रश्न केले. असं नाही आहे, त्यांचे सुद्धा प्रश्न असतात, प्रश्नांच्या फैरी झडत असतात. आम्ही सत्याच्या बाजूने असतो, पण मी त्यांचा रिस्पेक्ट करतो, त्यांचा रिस्पेक्ट केला. सरकारी कागद आहे आणि प्रत्येकानं अशा प्रकारचं जरी असं वाटतं की चुकीचे अन्यायी आहे आपल्या बाबतीत, तरी पण या एजन्सी आहेत प्रमुख, त्यांच्या समोर जाऊन बोलायला पाहिजे. पण ज्या सर पद्धतीने एक आता लास्ट सरकार स्थापन झालंय, तुम्हाला वाटतं ईडीचा के साथ जो वापस आ रहे हैं, शुरुआत में जो आपके बयान आए थे आपने कहा था कि उनका स्वागत करेंगे, अच्छे से करेंगे, आज किस तरह की तैयारी है? क्यों तो वो अभी राज्य के मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी के साथ, और कल उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है वो कुछ भी कहे, चाहे हमारा नाम का इस्तेमाल करे या और कुछ करे, वो शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है, ये स्पष्ट हो गया।